नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें पहला तो पॉइंट रहेगा कि जो नेपाल से हम रिक्रूटमेंट करते हैं हमारी आर्मी में, तो अग्निपथ स्कीम की वजह से जो गोरखास की रिक्रूटमेंट नेपाल से होती है उसमें क्या हर्डल आ रही है, क्यों वहाँ के लोग जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जानेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक रियलिटी बन चुकी है और उसको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कंसिडर करना एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल से स्विच करके ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करना चाहते हैं। तो बहुत सारी रिस्क रहती हैं, उन रिस्क को कैसे हम टैकल करें, तो उसके लिए आरबीआई के द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया है, उसको एनालाइज करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि पेगासस स्पाईवेयर का जो मुद्दा पिछले साल इस टाइम के लगभग हाईलाइट हुआ था, उस पेगासस स्पाईवेयर अटैक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी बहुत सारी। उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी, जो कि 2 अगस्त को रिकमेंडेशन दे दी गई थी, या फिर जो फाइंडिंग्स थी उस कमेटी के द्वारा कि पेगासस स्पाईवेयर में मोबाइल फोन्स को अटैक किया था कि नहीं किया था, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। तो ऐसे करके हमारे पास में 3 इश्यूज है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है टॉक टू काठमांडू। देखो, अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च हुई थी आर्मी में, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनमें रिक्रूटमेंट को लेकर के, तो इसमें देखो कि अभी काठमांडू की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज हुए हैं हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते और उनको अनएड्रेस्ड भी नहीं छोड़ सकते, उन पर हमें ध्यान देना ही होगा। अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट की अगर बात करें तो 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें गोरखा कम्युनिटी जो कि पहाड़ी एरिया में रहती है, ठीक है, उनमें से 2/3 मेंबर्स तो हैं वो तो नेपाल से रिक्रूट होते हैं और 1/3 मेंबर्स हैं वो इंडिया से रिक्रूट होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हर साल लगभग 1400 के लगभग नेपाल से इंडिविजुअल्स हैं गोरखा कम्युनिटी के जो होते हैं वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और टोटल अगर एनी गिवन टाइम पे हम स्ट्रेंथ चेक करें कि गोरखास इंडियन आर्मी में कितने हैं, तो लगभग 30,000 सोल्जर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं इस डेटा से कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेपाल के गोरखाज हमारी इंडियन आर्मी में, ठीक है। अब 30,000 गोरखाज है तो 30,000 गोरखाज में से लगभग 20,000 तो डेफिनेटली फिर नेपाल से हो गए, ठीक है, 2/3 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ओके। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग इंडियन आर्मी से फिर रिटायर हो जाते हैं गोरखा कम्युनिटी के, वो जाकर के फिर अपने देश में भी चले जाते हैं, राइट, और वहीं नेपाल में सेटल होते हैं। और उनकी भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जो इंडियन आर्मी पेंशनर्स हैं, ठीक है, जो कि नेपाल से रिक्रूट हुए थे फिर रिटायरमेंट लेकर के नेपाल में रहने लग गए, तो उन लोगों की बहुत बड़ी लॉबी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति क्या शो करती है कि इंडिया के फेवर की अगर बात करें तो ये गोरखा कम्युनिटी के जो लोग हैं आर्मी में ज्वाइन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि नहीं। आज नेपाल के हाल क्या है, बेरोजगारी है वहाँ पर, जो बेरोजगारी की परिस्थितियाँ, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो इंडियन आर्मी के थ्रू जो पेंशन जाती है उनको, वो पेंशन और वो जो सैलरीज हैं गोरखास को जो मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की इकोनॉमी में, ओके। इसके अलावा अगर देखें तो जैसे ही अग्निपथ स्कीम आई तो आपको पता है इसमें क्या प्रोसेस रहेगा कि रिक्रूटमेंट होगा। मान लो 100 जनों का रिक्रूटमेंट हुआ तो उनमें से 25 जनों को तो रिटेन किया जाएगा फर्दर कंटिन्यूटी के लिए, और 75 जनों को उसी टाइम पे 4 साल के टेन्योर के बाद में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 75% रिक्रूट्स अगर अपने 4 साल के टेन्योर की जॉब के बाद में ही छोड़ देंगे और वो भी पेंशन के बिना, तो फिर वो तो झटका लग गया उन लोगों के लिए, जो कि ऑलरेडी परिस्थितियां थी, जो ऑलरेडी सर्कमस्टांसेस में जो चल रहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें उनको जॉब सिक्योरिटी भी लंबे समय की थी और पेंशन भी मिल रही थी। अब सवाल ये है कि नेपाल में एक तरीके की अनसर्टेनिटी का माहौल बन चुका है कि रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि नेपाल की वर्कफोर्स में ये 4 साल नौकरी करके इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देंगे 4 साल और फिर से नेपाल में जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो उनको प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमारी सरकारों ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई इतना % रिजर्वेशन दे देंगे, इतनी % गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हमने तो कर दी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पर सवाल ये है कि नेपाल में जो गोरखाज आएंगे नेपाल से, उनके लिए क्या प्रोविज़न है। या तो वहाँ की गवर्नमेंट से प्रॉपर एंगेजमेंट करके जिस तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एश्योरेंस दी है वो कि वो एश्योरेंस उनको मिले कि हाँ जी, जो भी इंडियन गोरखाज
जो गोरखा कम्युनिटी के लोग जो इंडियन आर्मी में सर्विस दे करके आएंगे, उन लोगों को हम लोग इतना इतना ये कोटा दे देंगे गवर्नमेंट जॉब में, या फिर इस तरीके का लोन या फंडिंग अवेलेबल करा देंगे। तो वो जो इनसिक्योरिटी है ना, इसके चलते नेपाली लोग जो हैं, ये गोरखाज, ये पार्टिसिपेट करने से बैकफुट पे जा रहे हैं, जो कि फिर हमारे लिए थोड़ा सा कहते ना कि एक इश्यू तो बनता है, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, उनमें गोरखाज ने जो पार्टिसिपेशन दिया उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब ये जो रिक्रूटमेंट जो होता है ना गोरखाज का, ये 1947 में एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और ब्रिटेन, इन तीनों ने मिलकर फाइनलाइज किया था। इसमें सीधा सा ये था कि हर साल 25 अगस्त के दिन जो है वो गोरखास को इंडियन आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए वो टेस्ट वेस्ट और ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखो कि काठमांडू मतलब नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी लिया जाएगा। अगर पिछले सालों तक देखा जाए तो ये रूटीनली होता चला आ रहा है, 75 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर जैसे ही ये जो न्यू स्कीम लॉन्च की, इस न्यू स्कीम की स्टडी को जब स्टडी की गई वहाँ के द्वारा, नेपाल के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ क्या कह दिया, बोले कि जो ट्रीटी फाइनलाइज हुई थी 1947 की ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, उसका वायलेशन है ये। क्यों? क्योंकि नेपालीज को साफ साफ कहा गया था कि एक तो नेपाली सिटीजन जो भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे वो एलिजिबल होंगे कि उनको पेंशन मिलेगी, जबकि अग्निपथ स्कीम में पेंशन नहीं है, तो बोले उस ट्रीटी का सीधा वायलेशन है। इसके अलावा देखा जाए तो आज नेपाल में जब से 2015 में नेपाल का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, तब से लेकर अभी तक नेपाल के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। बस गोरखाज ही ऐसे एक पॉइंट थे जो इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट को लेकर के प्रो इंडियन बातें करते थे या इंडिया के अगेंस्ट में बोलते नहीं थे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक गोरखाज हमारे लिए एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है, कुल मिलाकर के हम बात करें जब पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात आए तो, ठीक है। तो ऐसे में गोरखाज को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। 2014 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेपाल की विजिट पे गए थे, तो साफ साफ कहा था कि एलओसी हो चाहे एलएसी हो, दोनों जगह पर गोरखास की डिप्लॉयमेंट है, और बिना गोरखास की सेक्रीफाइस, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हो, हमने आज तक कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में गोरखास के सेंटिमेंट्स को, गोरखास की सेंसिटिविटीज को हमें समझने की जरूरत है। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से जो एक स्टेटमेंट रिलीज किया, क्योंकि 25 अगस्त अभी गई आपको पता है, और 25 अगस्त के जस्ट पहले ही ये अनाउंसमेंट किया है कि गोरखा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में। तो इस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर मैनर में कंसल्ट करके और हमें हैंडल करना होगा, और नेपाली गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं उन पर बातचीत करनी होगी। 75 साल पुरानी जो प्रैक्टिस है उसको एकदम से हम छोड़ेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, ठीक है। कंटिन्यूसली इनका जो पार्टिसिपेशन है वो डेडिकेशन के साथ हमें मिलता रहा है, और फ्यूचर में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो कुल मिलाकर के एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत करके, और फिर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआईज ग्रीन चैलेंज। आर्टिकल को लिखा है सुरंजलि टंडन जी ने। इनका कहना यह है कि देखो क्लाइमेट चेंज, और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी भी हमें कम करनी है। तो वर्ल्ड ओवर ये एक डिबेट चल पड़ा है कि सही में हमें एक तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में क्लाइमेट कंपैटिबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों को ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो इम्पैक्ट्स है, जैसे आज हम देखते हैं यूरोप, यूएस, चाइना, यहाँ पर नदियाँ सूख रही हैं, तो वहाँ पर हर तरीके का ड्रॉट है। कल परसों हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेन पेज पे कि वहाँ पर ड्रॉट्स की सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर रही है कि वहाँ पर फसलें हैं वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पाएंगी, पानी की कमी आ रही है। तीनों तरीके के ड्रॉट्स, चाहे हाइड्रोलॉजिकल देखो, चाहे एग्रीकल्चरल देख लो, ठीक है, चाहे मेट्रोलॉजिकल देख लो, तीनों तरीके के ड्रॉट्स वहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश की बात करें तो ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर चावल की खेती होती है खरीफ सीजन में, यहां पर हमें रेनफॉल अच्छे से रिसीव नहीं हो रहा है। और बाकी राजस्थान जैसे स्टेट्स में आप देखो, हाड़ौती वाले एरिया में, साउथ ईस्ट राजस्थान में, मध्य प्रदेश वाले एरिया से जो जॉइंट एरिया है, वहां पर बाढ़ आ रही है लगातार। तो ऐसे में क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हम क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम पूरी दुनिया में मोर और लेस कहीं कमी और कहीं ज़्यादा के तरीके से देख रहे हैं। कभी रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है बहुत ही, कहीं रेनफॉल बिल्कुल ही कम हो रहा है। तो ऐसे में
इकोनॉमी में भी हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्स ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे सकें, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो तो देखो नुकसान कर ही रहे हैं। अब दूसरी तरफ इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अगर हम हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी को फॉसिल फ्यूल से स्विच करा करके ले जाना चाहे ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को शॉक देगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर यह चीज एकदम क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज को हमें हमारी बैंकिंग पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड करना होगा। पर इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है केवल मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी की हम बात करेंगे। अगर हम देखें आज के टाइम पे, अगर इंटरनल असेसमेंट देखा जाए तो इकोनॉमी को कितना डैमेज होता है। बाढ़ आती है, बड़े बड़े ब्रिज हैं वो बह जाते हैं, मकान बनाए थे लोगों ने बहुत मेहनत करके वो पूरे खत्म हो जाते हैं, फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ड्रॉट आते हैं तो फसलें डिस्ट्रॉय हो गई, लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुल मिलाकर के हम देखें तो महंगाई जो आरबीआई को टारगेट दी हुई है वो भी ब्रीच हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते मार्च में आपने देखा कि एकदम से सर्दियां गई और मिड मार्च में गर्मियां आ गई सीधी। जो एक स्प्रिंग सीजन आता है, ट्रांजिशन सीजन, कि धीरे धीरे गर्मियां जाएंगी और सर्दियां जाएंगी और गर्मियां आएंगी, उसकी बजाय 15 तारीख के बाद में शायद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर गर्मी जबरदस्त बढ़ गई। तो गेहूं का प्रोडक्शन पे कितना इंपैक्ट गया। तो वो जो चीज है वो महंगाई बढ़ाने की तरफ लेके गई कि नहीं, है कि नहीं, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम आ गई। तो सेम चीज यहां पर है कि इन चीजों को असेस करके हमें काम करना होगा। वैसे देखा जाए तो सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे सेंट्रल बैंक से, जैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे भी करके फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को हम थोड़ा रिड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है और उससे अगर हम स्विच करें तो ठीक रहेगा। पर वही चीज है कि स्विच करने के पीछे एक प्लान होना चाहिए। एब्रप्टली अगर स्विचिंग हो जाती है तो फिर बाद में मुश्किलें क्या रहेगी, एक तो एक्सेप्टेबिलिटी जल्दी नहीं रहेगी, एक प्रोडक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, वो सारी चीजें देखने वाली होती है कि नहीं। अब देखो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं। जैसे कि बैंक ऑफ लेबनान की हम बात करें तो उन्होंने ग्रीन एनर्जी सेविंग की तरफ मूव कराने के लिए बैंकों को इंसेंटिवाइज किया है कि आप कैसे भी करके लोन उन सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा दो जहां पर ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट हो। सिमिलरली चाइना का जो पीपल्स बैंक है उसने भी क्या कहा है कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो ग्रीन क्रेडिट अवेलेबल कराएं। ठीक है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ठीक है, बायोफ्यूल एनर्जी, इसकी तरफ स्विच करवाओ। इसके अलावा इंडिया की तरफ से आरबीआई की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी को ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। तो ये कदम है जो कि स्विच करा रहे हैं फॉसिल फ्यूल से किस तरफ, नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, अब देखो आरबीआई ने अपनी तरफ से सारी सेंसिटिविटीज को समझते हुए 2021 में एक ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स का जिसका नाम है द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें लगभग 116 सेंट्रल बैंक्स हैं, इनमें आरबीआई भी एक है जिसको पार्टिसिपेशन में लिया है आरबीआई ने। और काम क्या है कि ग्रीन फाइनेंस को हमें प्रमोट करना है। इसका मतलब क्लाइमेट फुटप्रिंट जिन इंडस्ट्रीज का कम है, नेट जीरो एमिशन के टारगेट को हम अचीव कर सके वो, और ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंसी हो जिन इंडस्ट्रीज की या जो भी सेगमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले, उनको लोन लेने में प्रायोरिटी रखी जाए। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा उठाए गए कदम है। अब बात आती है जुलाई 2022, पिछले महीने की बात आ गई। आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है जिसमें क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस, इन 2 मुद्दों पर फोकस किया गया है। कि भाई सीधी सी बात है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई आज के टाइम पर आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो वो एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना होनी चाहिए और आने वाली जनरेशन्स की जो एस्पिरेशंस है वो फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ऐसा डेवलपमेंट करो आज, जो कि फिर लगातार चलता रहे, आने वाली जनरेशन्स को ब्रेक ना लगाना पड़े अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे। तो इस तरीके से फाइनेंस भी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करो और क्लाइमेट रिस्क को समझते हुए। तो ऐसे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आरबीआई ने ये पेपर रिलीज किया जिसमें कि भाई क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क क्या है, कैसा हमारा फ्रेमवर्क होना चाहिए इस रिस्क को टैकल करने के लिए, कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं बैंकों की जिससे कि इस तरीके से फाइनेंस को कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विचिंग हो सके, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो, क्लाइमेट फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो, वो सारी चीज़ें। तो इस पेपर में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा। जिसमें आप देखो आरबीआई के द्वारा जो पेपर है वो सीधा इंडिकेट करता है कि हमें फिजिकल
फिजिकल और ट्रांजिशनल रिस्क दोनों को देखना होगा। कैसे कि आज हमारे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में लगभग 74% हमारी डिपेंडेंसी अभी भी थर्मल पावर पे है, ठीक है। और थर्मल पावर पे 74% है तो एमिशन भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है, राइट। अब उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमें हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से बैंकों को अपनी फंडिंग भी देनी पड़ेगी। तो वो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल स्टेबिलिटी में आप सिस्टम में आप चेंजेस लाना चाह रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांजिशन का प्लान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक बड़ी इकोनॉमी बनना है तो इकोनॉमी में ट्रांजिशन को लेकर के हम पहले से तैयार रहे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने सीधा क्या कहा है कि भाई हमें अब हमारी जो सेंट्रल बैंक की अप्रोच है वो एक तैयारी के साथ में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ किया जाए, क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी रिस्क को एनालाइज करते हैं ना तो वो एक तरीके की दुधारी तलवार का काम करती है। कैसे, मान लो आज हम सोचें कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। हमें प्लान करना होगा कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्रीज है उनको हमें फंडिंग कम करनी होगी। भाई एक बात बताओ कि आज के टाइम पे अगर हम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज को अगर पेमेंट लोन टाइम पे नहीं देंगे या वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी होने के कितने चांसेस हैं। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों तरफ से हमें सोच समझ करके टैकल करने की जरूरत है। नहीं तो रिस्क को अगर हम मान लो कि क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे को हमने बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया और उसमें फंडिंग की शॉर्टेज आ गई, ठीक है, कोयले की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो बिजली की कटौती होगी, वो इकोनॉमी को वैसे डैमेज कर देगा। और अगर आपने नहीं कोयले की सप्लाई को कटौती की, अगर कटौती नहीं करते हो तो ऐसी परिस्थितियों में क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में रिस्क असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बोलो दुधारी तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है, सोच समझ करके आगे चलना पड़ेगा। आरबीआई के इस पेपर में सीधा कहा है। आरबीआई ने क्या कहा फिर कि बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है ना सेंट्रल बैंक्स की, उनको अंडरस्टैंड करके हमें चलना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी हम एक हार्बिंजर है, हम एकदम लीडर हैं और हमारी तरफ से न्यू इनिशिएटिव ले लेंगे। न्यू इनिशिएटिव लेने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है अगर हम केवल ही न्यू इनिशिएटिव पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसका मतलब जो बैंकों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड ओवर फॉलो की जा रही है, उनसे हमें लर्न करते हुए आगे चलना है। इसके आगे आरबीआई के इस डिस्कशन पेपर में क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो रिस्क है, ये जो कुछ भी वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये देखो महंगाई को बढ़ा सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी देख लिया, मैंने बता दिया गेहूं वाला जो पॉइंट था वो, ठीक है। आरबीआई ने एस्टिमेट लगाया है कि इंडियन बैंक्स जो हैं वो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उनको सोच समझ करके आगे चलना होगा। साथ में डायरेक्ट एक्सपोजर जैसे पब्लिक बैंक है या प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट और ये, तो इनको सबसे बड़ा रिस्क क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं। कुल मिलाकर के अभी तक ये देखा जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांजिशन नॉन फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाना, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में आज हम देखें तो ज़्यादातर डिपेंडेंसी हमारी रहती है क्रूड ऑयल पे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोसेस फॉसिल फ्यूल का ही होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात भी करें तो हम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट जो व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हाइड्रोजन सेल बेसिस इनके ऊपर हम ले जाना चाह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं, इनमें जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं रहने वाला है। आरबीआई के पेपर ने सीधा कह दिया है और इस चीज के लिए बैंकों को सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। इसके आगे बोला क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट की जरूरत है। कुल मिलाकर के कि आप हो कैसे, आप क्या बनना चाहते हो, उसके बीच में प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर आपका एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास में क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ में फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी अगर हम कम करते हैं तो इसका मतलब पब्लिक बोरोइंग भी रिड्यूस होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इस रिस्क को भी समझने की ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको थर्मल पावर का ऑलरेडी एग्जांपल समझा दिया है कि उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो उनको कोयला खरीदना है, कोयला आपको पता है हमारे यहाँ पर अभी तक भी कोल स्कैम के बाद में अभी तक कोल माइंस की प्रॉपर एलोकेशन ना होने की वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट के लिए चाहिए पैसा। और डिस्कॉम्स ऑलरेडी घाटे में चल रहे, तो जनरेशन कंपनीज कोयला खरीदे तो खरीदे कहाँ से, उधार ही लेना पड़ेगा उनको भी। अब उधार लेने के लिए बैंक के पास गए, बैंक बोल देंगे भैया आप तो फॉसिल फ्यूल भी ऑपरेट करते हो, हम आपको लोन नहीं देंगे।
तो क्राइसिस आएगा कि नहीं, फिर बिजली की कटौती होगी, बिजली की कटौती होगी तो जिस सेक्टर को हम बोलते हैं कि ये हमारा बहुत सुपर परफॉर्म करने वाला सेक्टर है, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, वो तो बंद हो जाएगा। बिजली बंद कर दो, क्या कंप्यूटर पे कर लोगे? कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के हमें एक ट्रांजिशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना जरूरी है। हम एकदम से फॉसिल फ्यूल बेस्ड डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर सकते, राइट। आरबीआई ने अपनी तरफ से पेपर में ये चीजें कही है। वैसे देखा जाए तो पेपर में कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया है और साथ में ये भी इतना डिटेल में नहीं बताया है कि कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कि हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम को हम थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करा सकें, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम स्विच करें। वो इतना डिटेल नहीं है, पर फिर भी आरबीआई के द्वारा कंसल्टेशन के लिए पॉइंट रखे गए हैं। लास्ट में राइटर बोलना चाह रही हैं कि देखो पॉइंट यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या माइक्रो रिस्क एक्शन लिए जाएंगे। जैसे आप देखो कि डिसइन्वेस्टमेंट का एक जो सेगमेंट है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एसेट्स में, उससे हम पैसा निकालेंगे तो वो भी एक प्रॉपर पैनल होना चाहिए। साथ में फेजिंग आउट हम करना चाह रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, तो वो किस तरीके से करनी होगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वही चीजें रिपीट हो रही है, राइट। इसके अलावा यहां पर देख सकते हो पेपर ने एक शुरुआत तो की कम से कम कि हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं नेट जीरो प्लान का कि 2070 तक, ग्लासगो में हमने अनाउंस किया ना हमारी तरफ से कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिटर बन जाएंगे। जितना एमिशन करेंगे उतना एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था कर देंगे, चाहे टेक्नोलॉजिकली करें चाहे ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करके करें, एफॉरेस्टेशन के बेसिस पे या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कोई और मेथड के बेसिस पे। तो कुल मिलाकर के आरबीआई ने अपनी तरफ से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की जा रही है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से फिस्कल पॉलिसी कर ही रही है कि जैसे ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ठीक है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, विंड एनर्जी प्रोडक्शन पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, वो फिस्कल पॉलिसी हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो देखो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगी थी, पिछले साल की बात है, अक्टूबर 2021 के लगभग, नहीं उससे पहले भी लग गई थी शायद, हाँ। तो उस टाइम पर मुद्दा क्या था कि पेगासस स्पाईवेयर जो कि एनएसओ ग्रुप है, कहाँ का, इजराइल का, उसके द्वारा एक स्पाईवेयर का मतलब हो गया ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कहीं ना कहीं जासूसी करने के काम आता है। और एनएसओ ग्रुप का ये कहना था कि भाई हम तो हमारी तरफ से ये जो पेगासस जो है सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर, हम केवल सॉवरेंस को ही बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था उसके जस्ट पहले ऑपोजिशन पार्टी और कुछ जर्नलिस्ट ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी कि भाई बात ऐसी है कि हमारे जो फ़ोन्स हैं उनको हैक किया गया है और हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से जासूसी के तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है। तो ऐसे में एक रिपोर्ट ये निकल के आती है कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड, ये इंडिया की बात नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड 50,000 के लगभग फ़ोन्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उनको इस तरीके से स्पाईवेयर के थ्रू बोला यूं चेक किया गया, ठीक है। और इंडिया में लगभग 300 फोन्स थे। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू में पिटीशंस लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अटेंशन दिया कि ये कुछ मुद्दा सीरियस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और उस कमेटी को टास्क दे दिया कि आप एक काम करो, प्रॉपर मैनर में फॉरेंसिक रिपोर्ट गेन करो और जो भी डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर ये अटैक कंसिडर किया जा रहा है उनको आप एनालाइज करो। तो हमारे यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा लगभग 27 मोबाइल फ़ोन्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो 2 अगस्त को सबमिट कर दी, ठीक है। अब वैसे तो रिपोर्ट पब्लिक में एकदम पूरी ओपनली नहीं आई है, पर हाँ आउटगोइंग जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने कल अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल का मतलब परसों, उन्होंने बोल दिया था कि भाई पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो कमेटी थी उसकी हमारे पास रिपोर्ट आ गई है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारा प्रॉपर कॉपरेशन नहीं मिला, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर वाले मुद्दे पे केवल 3 पेपर का एक एफिडेविट सबमिट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुद्दा जो था वो सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो इसलिए ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव नहीं बनाया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बोल सकती है कि जी भाई आप इतनी सिक्योर चीज़ें कैसे पब्लिक में ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर्स है ना, पेगासस स्पाईवेयर जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इंटरनेशनली वैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे हैकिंग भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर का सेगमेंट है ना, उसी तरीके से स्पाईवेयर का भी यूज़ किया जाता है। तो सोवरेंस वो चीज़ एकदम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पॉइंट था
वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से रखा। फिर बात करें इस कमेटी की रिपोर्ट की, तो अभी ये कमेटी की जो रिपोर्ट है इसको पूरा ओपन नहीं किया गया पब्लिक में, कुछ पॉइंट्स बताए गए। उन पॉइंट्स में सीधा क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूं कि 27 स्मार्ट जो नंबर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और उनमें से केवल 5 ही ऐसे स्मार्टफोन मिले जिनमें कोई मालवेयर प्रेजेंट था, और वो मालवेयर की प्रेजेंसी पेगासस स्पाईवेयर से कोई लिंक नहीं रखती है। तो इस तरीके से जो ये कमेटी की रिकमेंडेशंस आई है ना, या कमेटी की जो अपनी तरफ फाइंडिंग्स आई हैं, उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का कोई इसमें गलत इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और दूसरी तरफ यहाँ पर राइटर हैं वो तो है नाराज इस पूरी परिस्थिति से कि बोले ये जो काम है ये सही तरीके से नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ इधर राइटर जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज का एक कैंपेन था, उन्होंने मिलकर के ये स्पाईवेयर के बात को हाईलाइट की, और की भी कब, जब मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ उसके जस्ट पहले पिछले साल, ठीक है, बाकी पहले क्यों नहीं किया था इस तरीके। और दूसरी ये बात बोली कि इन्वेस्टिगेशन में हमारे यहाँ पर लगभग 300 मोबाइल फ़ोन नंबर्स थे, तो उनमें से केवल 27 फ़ोन नंबर ही क्यों फिर बाद में चेक हुए, इतने छोटे स्मॉल सैंपल साइज पे ही क्यों ये रिपोर्ट गेन की गई रिपोर्ट के कमेटी के द्वारा। अगर देखा जाए तो किसी भी एलिगेशन से पहले ऑपोजिशन पार्टीज को मिलकर के एक प्रॉपर मैनर में पूरा डेटाबेस तैयार करना था, फिर अपनी सबमिशन देनी थी। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अल्टीमेटली 27 या 29 डिवाइसेज हैं, और उनमें बोला किसी में भी पेगासस जैसी कोई रिलेटेड कंटेंट नहीं मिला है। अब देखो ये जो रिपोर्ट है ना पब्लिक डोमेन में कब आती है प्रॉपर, सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है वो देखेंगे। अभी फिलहाल तो रिपोर्ट के कुछ 1-2 पॉइंट्स एनवी रमन्ना जी ने जाते जाते अपनी तरफ से रिवील किए हैं और रिपोर्ट को वापस बंद कर दिया है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। पेगासस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हमने पहले डिस्कस किया था, मैं वीडियोस ढूंढ के उनके लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। डिस्कशन यही खत्म है, थैंक यू वेरी मच।